हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है, रंगमंच का एक चैप्टर है, प्रस्तुति प्रक्रिया, आलेख चयन एवं अभिनेताओं का चयन। तो आज हम इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे और जो कि लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, थर्ड लेक्चर देखेंगे जो कि लास्ट होगा। उससे पहले एक बात कहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखना। और एक बात और है, बात ये है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा, लेकिन फिर भी आप कोई कोई वर्ड पढ़ नहीं पाते। तो देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि लगातार एक लंबी लंबी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। आप खुद सोचिए, 6 सेमेस्टर्स हैं। 6 सेमेस्टर में से कई सारे सेमेस्टर्स का प्रेशर रहता है कि सर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। और लगातार 40-40 मिनट, 50-50 मिनट की जो वीडियोस बनती हैं, तो लगातार बोलते जाना, तो उसमें जो माउथ होता है वो थोड़ा सा स्किप होना शुरू कर देता है। कोई कोई वर्ड मुंह पे मतलब सही से लिए प्रोनाउंसिएट करने में, उसको मतलब बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, इसके लिए आप घबराएं ना। और वैसे भी मैं जब आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ ना, तो वो उसमें मैं सारी चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ। तो कई बार कोई कोई वर्ड होता है जो मैं सही से रीड नहीं कर पाता, तो उसके लिए प्लीज़ घबराएं ना। आपको सारी बातें समझाई जाएंगी अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे। और एक चीज़ और, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता हूँ, मैं काफ़ी अच्छी रीडिंग कर लेता हूँ। बट एक्चुअली यही होता है कि लगातार लंबा पढ़ाते पढ़ाते ही कोई कोई वर्ड रीड करने में दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व अभ्यास यानी कि रिहर्सल की। तो ये क्या होता है, तो कोई भी नाटक होता है तो उससे पहले रिहर्सल होना ज़रूरी है। मान लो आपने कहानी चूज़ कर ली, लेकिन कहानी के बाद आपको हकीकत में प्लेटफॉर्म में एक मंच के ऊपर आपको पूरी की पूरी कहानी हकीकत में करते हुए दिखाना है। कई सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें असंतुलन पैदा हो सकता है, बहुत सारी कमियां आ सकती हैं। इसलिए उसके लिए एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस का होना आवश्यक है। तो ये वही है। नाटक लेखन यदि रंग कला का प्रारंभ बिंदु है, तो मंच प्रस्तुति उसकी समग्रता और उत्कर्ष। पूर्व अभ्यास या रिहर्सल इन दोनों के बीच का सेतु है। मतलब ये कि जो नाट्य लेखन है, मतलब हमने स्टोरी को चूज़ कर लिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने जो मंच होता है, मंच पर जो नाटक होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे कहते हैं मंच प्रस्तुति। तो मंच प्रस्तुति भी एक बहुत अहमियत रखती है, तभी तो नाटक सफल होता है। लेकिन इन दोनों के जो बीच का जो बिंदु है, जो बीच में जो पुल है, वो है पूर्व अभ्यास यानी कि रिहर्सल। रिहर्सल सही होगा तभी एक नाटक सफल होगा और वो सही तरह से मंच पर किया जा सकेगा। नाटककार की अमूर्त कल्पना यथार्थ की ठोस भूमि पर कदम रखती दिखाई देती है। किसी भी नाटक का रिहर्सल 1 से 3 महीने का औसत समय ले सकता है। 5 से 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से समय लगाया जाए, तभी यह संपूर्ण प्रक्रिया सहज रूप से संपन्न हो पाती है। यह प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व एक समय सारिणी बना ली जाती है, जिसका कठोरतापूर्वक पालन करना और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, रिहर्सल के द्वारा जो नाटक होता है वो अमूर्त रूप में, यथार्थ हकीकत में दिखाई देना शुरू होता है। नाटक की एक जो कहानी है, मान लो वो एक कल्पना है, आपने माइंड में सोच ली। लेकिन जब हम रिहर्सल करते हैं या रिहर्सल देखते हैं, प्रैक्टिस को देखते हैं, तो वो एक यथार्थ में, हकीकत में बदलना शुरू होती है। तो यहाँ पे उसकी अहमियत ज़्यादा है। अगर नाटक की रिहर्सल से संबंधित नियम की बात करें, तो यहाँ पे बताया गया है कि रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए 3 से 3 महीने तक का, 1 से 3 महीने, 1 महीना भी लग सकता है और 3 महीने का समय भी लग सकता है प्रैक्टिस के लिए या रिहर्सल के लिए। अगर रोज़ाना 5 से 6 घंटे काम किया जाए, तब मतलब ये कि काफ़ी कड़ा रिहर्सल होता है। रिहर्सल के लिए भी पूरा एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जो कि काफ़ी आवश्यक है, और उसका पूरे डिसिप्लिन के साथ कठोरतापूर्वक पालन भी आवश्यक होता है। अभ्यास या रिहर्सल की संपूर्ण प्रक्रिया में निर्देशक सभी रंगकर्मियों के लिए, रंगकर्मी मतलब जो काम करने वाले, जो कैरेक्टर्स हैं अलग अलग जो नाटक में भाग ले रहे हैं, रंगकर्मियों के लिए आलोचक, सहृदय मित्र, गुरु, सभी कुछ कह रहता है। अनुशासनहीनता और समर्पण की कमी देखकर वह तानाशाह भी बन जाता है, किंतु नाट्य प्रस्तुति के समय या हित में ही अपने सब अधिकारों का प्रयोग वो करता है। अतः उसकी बात सभी रंगकर्मियों को चुपचाप स्वीकार कर लेनी चाहिए। यही रंगमंच का अनुशासन है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है। जो निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो कई बार जो अभिनेता होते हैं या जो कैरेक्टर्स, जो किरदार होते हैं नाटक में, उनका फेवरेट हो जाता है।
कई बार जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने निर्देशक की बहुत तारीफ़ करते हैं, उससे बहुत खुश रहते हैं। कई बार जो निर्देशक हो वो जो लोग होते हैं, जो किरदार वग़ैरह होते हैं, वो निर्देशक की बहुत आलोचना करते हैं, मतलब वो आलोचक भी बन जाता है निर्देशक। कई बार वो लोग अपना गुरु मानने लगते हैं कि उसने मुझे एक्टिंग करना सिखाया। कुल मिलाकर कहा जाए तो निर्देशक अपने किरदार जो भी नाटक के जो किरदार हैं, रंगकर्मी हैं, उनके लिए वो कुछ भी बन जाता है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा ये है कि कई लोग कहते हैं कि जो डायरेक्टर है ये बहुत काम ले रहा है मुझसे, ये ऐसी-ऐसी एक्टिंग करवा रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। ये तो ये आलोचक के रूप में निर्देशक को देखते हैं कई बार किरदार, कई बार सोचते हैं नहीं डायरेक्टर तो बहुत अच्छा है, कितना सहजता से, कितने प्यार से हमें ट्रेन कर रहे हैं या हमें बताते हैं ये। तो कई बार निर्देशक की तारीफ़ करते हैं लोग मन ही मन या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्देशक कैसे भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन सब उसका जो मेन जो चीज़ होती है, वो व्यवहार करता है अपनी स्टोरी को, अपनी फ़िल्म को अच्छा बनाने के लिए। रंगमंच को पूरी तरह जो मंच पर जहाँ पर कहानी पूरी तरह हकीकत में प्रदर्शित होगी, उसको पूरी तरह सही करने के लिए ही वो अपना रुख अपनाता है। अब जो अ, निर्देशक होता है, वो कभी-कभी तानाशाह भी बन जाता है। तानाशाह मतलब कि अब वो अपनी कहानी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो क मतलब यहाँ तक कि कई बार आप देखोगे, कई सारे डायरेक्टर्स बड़े-बड़े हीरो को भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, अगर वो सही से एक्टिंग नहीं करते तो। मतलब क्या है कि वो अपनी स्टोरी को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं, अपनी फ़िल्म को लेकर, अपने मंच को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं, जो निर्देशक या डायरेक्टर होते हैं वो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो निर्देशक है, वो एक्चुअली कहानी के भले के लिए सारे काम करता है। इसलिए जो रंगकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उसे चुपचाप उसी की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, ठीक है? एक अनुशासन एक डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए। पूर्व अभ्यास यानी कि रिहर्सल एक प्रैक्टिस के समय संपादन, परिचर्चा, भूमिका निर्धारण, प्रस्तुति और निर्माण से जुड़े काम किसी चरित्र विशेष को मांझने में अलग से दिया गया समय, चाय-पानी और मध्यांतर पर लगाया गया समय शामिल नहीं है। कब, किस दृश्य पर कितना समय लगाना है, कब ब्लॉकिंग कुछ भी होगा, ब्लॉकिंग ठीक है, ब्लॉकिंग आरंभ करनी है, कब रन थ्रू आरंभ करने हैं, पार्श्व कर्म कब और किसे सौंपना है, यह निर्देशक का विवेक तय करता है। मतलब कब कौन-सी चीज़ करनी है, कब स्टार्टिंग करनी है, कब एंडिंग कैसी होगी, सारी चीज़ जो है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो समय है रिहर्सल का, उसमें कुछ समय हटा दिया जाता है। जैसे कि अब सामान्य चर्चा हो रही है रिहर्सल के टाइम पर, सामान्य चर्चा हो रही है। एक कैरेक्टर है जो निर्देशक से पूछ रहा है कि मेरा रोल कैसा है, मुझे कैसे एक्टिंग करनी है। तो ये सामान्य बातें हैं, तो ये टाइम हटा दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए या जो रिहर्सल का टाइम है, उसमें से ये वाले जो इन टाइमों में जो समय वेस्ट होता है, जो टाइम जाता है, उसको प्रैक्टिस का जो समय है, उसमें से हटा दिया जाता है। जैसे कि चाय-पानी के लिए मान लो 1 घंटा ले लिया सभी लोगों ने, तो वो जो 1 घंटा है उसको रिहर्सल के टाइम में नहीं जोड़ेंगे, काउंट नहीं करेंगे। रिहर्सल अगर 5 घंटे रखा गया है, तो 5 घंटे में 1 घंटा ये काट देंगे। आपको 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है। संपूर्ण प्रस्तुति का दायित्व उसी की जो डायरेक्टर है, उसी के कंधों पर होता है। अतः वह किन व्यक्तियों से काम करवाना चाहता है, ये वही तय करता है। मतलब सब कुछ निर्देशक ही है, इस चीज़ में भी, रिहर्सल के मामले में भी। और रिहर्सल मैंने बता दिया कि रिहर्सल के लिए पूरी का पूरा एक टाइम टेबल बनाया जाता है और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, प्रैक्टिस में भी। अब रिहर्सल को लेकर कई सारे चरण बताए गए हैं आपके सिलेबस में। जो पूर्व अभ्यास का टॉपिक है, इसमें कई सारे चरण हैं, स्टेप्स हैं, जिनके द्वारा एक जो रिहर्सल का एक पूर्व अभ्यास का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होता है या पूरा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पूर्व अभ्यास का यानी कि रिहर्सल का पहला चरण। पूर्व अभ्यास की पद्धति स्वयं निर्देशक तय करता है। वह स्वयं सारी कृति का पाठ अभिनेताओं को सुनाना चाहता है अथवा अभिनेताओं द्वारा उसका वाचन करवाना चाहता है। इस दृष्टि से पूर्वाभ्यास का पहला दिन महत्वपूर्ण है। तो वो जो पहला जो चरण है पूर्वाभ्यास का रिहर्सल का, उसमें भी निर्देशक का एक बहुत बड़ा रोल है। सारी चीज़ें निर्देशक ही डिसाइड करता है। अब यहाँ पर जो निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसकी यही इच्छा होती है कि वो पहले जो अभिनेता है, जो हीरो हीरोइन है या जो मुख्य जो किरदार हैं, उनको उनकी स्टोरी बता दे, उनका मतलब उनकी भूमिका पूरी तरह बता दे, उनको उनके जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो उनको सुना दे कि आपको ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है, ये मेन आपके डायलॉग्स हैं, ये आपको नॉर्मली अपनी जो
कैरेक्टर्स है उसमें आपको शामिल करना है। इसके साथ ही जो कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं, जो कुछ बातें हैं जो अभिनेता को करनी है स्टोरी के अंतर्गत, फ़िल्म के अंतर्गत, वो चाहता है निर्देशक कि वो अभिनेता उसको सुनाए, ताकि वो जाँच सके कि कहाँ कमी हो रही है। तो पहला दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक प्रत्येक अभिनेता को नाटक की एक प्रति मिल जानी चाहिए। निर्देशक नाटक पाठ का आरंभ करने से पहले उसका स्वरूप, पात्रों के चरित्र, नाटककार के अभिप्राय, अपनी प्रस्तुति में संप्रेषित होने वाले अर्थ के विषय में अभिनेताओं को बताए। यह नाट्य स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तभी अपने पात्रों, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ अभिनेताओं का तादात्म्य मतलब कि संबंध या संतुलन स्थापित हो सकेगा। अधिक उचित यही होगा कि नाटक अभिनेताओं द्वारा पढ़ा जाए, अन्यथा अर्थ स्पष्ट करने का अंदेशा रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जो प्रत्येक अभिनेता है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी किरदार है, चाहे वो कोई भी हीरो हीरोइन हो या कोई छोटा मोटा भी किरदार है, तो सबको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें डायलॉग्स वगैरह बोलने हैं, जो भी चीज़ें उन्हें करनी है, उसका एक कॉपी मिल जानी चाहिए। प्रति मतलब यहाँ पे एक कॉपी है, एक फ़ोटो कॉपी मिल जानी चाहिए। जो भी उन्हें कुछ करना है, लिखा हुआ उन्हें मिल जाना चाहिए। अब निर्देशक क्या है, निर्देशक सारी चीज़ें डिसाइड करेगा कि किस पात्र का क्या चरित्र वगैरह है, किसको कैसे डायलॉग्स वगैरह बोलने हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो अभिनेताओं का जो संतुलन है एक दूसरे के साथ, वो स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए रिहर्सल के दौरान। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा उचित यही रहेगा कि जो अभिनेता हैं वो अपनी जो स्क्रिप्ट वगैरह हैं वो खुद एक बार पढ़ें, खुद समझें उसको। अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत वो पूछ लें। नहीं तो अगर वो नहीं पढ़ेंगे सही से, तो बाद में मान लो भले ही डायरेक्टर ने उन्हें समझा दिया है, लेकिन बाद में जब वो खुद पढ़ेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो खुद पढ़ेंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ अंदेशा लगे कि इसका मतलब क्या है, या जो भी है। उन्हें स्क्रिप्ट का या जो उनके डायलॉग्स उनका सही से मीनिंग ना समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आलेख अभिनेताओं द्वारा नाटक पढ़ा जाएगा तो संवादों के परिचय, अर्थ का स्पष्टीकरण, उच्चारण दोष ठीक किया जा सकेगा। वाचन में प्रवाह और निरंतरता आने की कथ्य और उसके संप्रेषित करने के बारे में समझाना सरल होगा। मतलब यही है कि अगर अभिनेता सारे जो भी नाटक की जो स्क्रिप्ट वगैरह है, जो डायलॉग्स वगैरह हैं, उन्हें बोल लेते हैं, एक सामान्य रूप में पढ़ वगैरह लेते हैं, तो इससे स्पष्टीकरण करने में आसानी होगी। जो भी दोष या कमी रह गई है उसको ठीक किया जा सकता है। और जो भी हो सकता है कि एक स्पीड होती है बोलने की, एक तरीका होता है बोलने का, अगर उसमें कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, वाचन प्रभाव वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो उसे ठीक किया जा सकता है या उसे समझा जा सकता है। नाटक के पात्रों और उनके चरित्रों के बारे में विचार विमर्श होता रहे। इस चरित्र को अभिनेता कैसे प्रस्तुत करे, इस संदर्भ में होमवर्क दिया जाना चाहिए। इससे पात्रों के साथ तादात्म्य यानी कि संतुलन अधिक सरल होगा। मतलब ये है कि जो पहला चरण है वो कई सारी बातें कर रहा है दोस्तों। पहले चरण में हम देख रहे हैं कि अभिनेताओं को या जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनको उनके ऊपर कई सारे काम करने पड़ते हैं। एक सामान्य रूप से उन्हें उनका जो किरदार है उसमें आने का उनसे निवेदन किया जा रहा है, या उनको कहा जा रहा है, निवेदन नहीं, यहाँ पे उनको एक तरह से पूरी तरह तैयार किया जा रहा है कि वो अपने किरदार में पूरी तरह आ सकें। इसके लिए कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, उनसे डायलॉग्स वगैरह पढ़वाए जाते हैं पहले चरण में। उनको कई सारा होमवर्क भी दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें सुधारनी हैं, तो ये वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर आप एक सही नाटक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको एक सलाह के तौर पर भी पढ़ाया जा रहा है कि एक नाटक के रिहर्सल का जो पहला चरण है उसमें जो अभिनेता वगैरह हैं, जो किरदार वगैरह अपना रहे हैं, उनको होमवर्क भी दिया जाना चाहिए। जो भी कमियां हैं उसको वो सुधारें। संवादों, जो डायलॉग्स वगैरह हैं, जो बातचीत है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, के वाचन में पात्रों की क्रिया प्रतिक्रिया समझाना, उसे प्रदर्शित करना भी संभव होगा। यदि उचित लगे तो भूमिकाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके बाद दृश्य बांधना अथवा दृश्य संयोजन आरंभ किया जाए। अभिनेताओं को दृश्य के भूगोल से परिचित कराया जाए। नाटक की कथा के परिवेश का परिचय भी इसी संदर्भ में स्पष्ट होगा। अभिनेता अपने अपने स्क्रिप्ट में आवश्यक बातों को नोट कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी मतलब भूमिकाएँ हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को जो किरदार वगैरह दिया गया है, उससे उसके डायलॉग्स वगैरह बुलवाए जाते हैं। यहाँ पर मान लो कि एक 4-5 किरदार हैं, तो 4-5 किरदार में 1-2 किरदार अपोज़िट होते हैं,
एक दूसरे के, जैसे एक विलन हो गया, एक हीरो हो गया, तो ये क्या कैसे ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। या एक फैमिली में जो किरदार वगैरह हैं वो बैठे हैं आपस में, सपोज़ कीजिए कोई कहीं पर कोई नाटक हो रहा है, कोई फ़िल्म बन रही है, तो उसके जो अलग-अलग किरदार होते हैं, कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो कोई व्यक्ति उसका कुछ जवाब देता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया को यहाँ पर समझना पड़ता है कि कैसा रिएक्शन देना है। अगर कोई किरदार ऐसा बोलेगा तो अगला जो किरदार है वो कैसा रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और जो भी भूमिकाएँ वगैरह मतलब निश्चित की गई हैं, उसमें अगर परिवर्तन करना है तो इसी समय कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपने पात्रों वगैरह को सबको चयन वगैरह कर लिया, सबका डायलॉग्स वगैरह बुलवा के आपने एक बार प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई कमी वगैरह भी लगती है तो भूमिकाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आप करवा सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर कर सकता है। इसके बाद दृश्य बांधने का मतलब अब एक दृश्य के रूप में पूरा का पूरा इमेजिन करना कि किस तरह से वो चीज़, ये जो नाटक होगा हकीकत में वो कैसा दिखेगा। तो अब उसको हकीकत में रिहर्सल के दौरान करने का प्रयास करना। इसमें क्या है दृश्य बांधने में, जैसे कि जो अभिनेता है, जो हीरो है, या जो जो मेन जो किरदार हैं, या जितने भी किरदार वगैरह हैं, आर्टिस्ट वगैरह जो भी हैं, उनको उनके स्थान से परिचित कराना कि कहाँ पर शूटिंग होगी, कहाँ पर रंगमंच सजेगा, किस जगह पर ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि मान लो अगर शिमला में कोई शूटिंग हो रही है तो अभिनेताओं को उसी हिसाब से थोड़ा-सा रहने की आदत डालनी पड़ती है। उसी माहौल में ढलना पड़ता है कि आखिर शिमला के लोग कैसे रहते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर जो भूगोल है, भूगोल मतलब पर्यावरण, जहाँ पर शूटिंग की जानी है, वहाँ उस स्थान से परिचित कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी चीज़ स्क्रिप्ट में आवश्यक लग रही है कि ऐड की जानी चाहिए या बदलाव होना चाहिए, तो अभिनेताओं को उसे नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप समझिए निर्देशक का भी रोल है, साथ में ही अभिनेताओं का भी कुछ रोल है। जैसे कि अगर अभिनेता को भी लग रहा है कि कुछ कमी है या कहीं पे कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, तो उसको वो अपने नोट वगैरह में शामिल करें और फिर डिस्कशन करें निर्देशक के साथ और उसके बाद उसमें सुधार कर लें। प्रथम अंकन का दृश्य संयोजन और पात्रों की गतियों का संयोजन किया जाए। कब कहाँ खड़े होकर किसे किससे कौन सा संवाद कहना है, कहाँ तक जाना है, दूसरे पात्र की उपस्थिति कहाँ है, कहाँ किसके साथ बैठना है, रंग उपकरणों का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, दूसरे के संवाद पर कैसी प्रतिक्रिया और कहाँ बैठकर अथवा खड़े होकर देनी है। जितनी जल्दी यह कार्य संपन्न होगा अपने पात्रों और गतियों में अभिनेता उतनी जल्दी सहज हो पाएंगे। देखो दोस्तों, जो भी किरदार हैं, जो भी अभिनेता हैं, जो भी हीरो वगैरह में यहाँ पर एक नहीं सब लोग शामिल हैं। जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं किसी रंगमंच के अंदर, किसी फिल्म के अंदर, किसी नाटक के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे उन सभी की बात हो रही है। तो जितने भी अभिनेता वगैरह होते हैं उन सभी को कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कब और कहाँ उन्हें खड़े होकर कैसी बातें करनी है। मतलब जिस स्थान पर वो खड़े होंगे, किस स्थान पर मतलब वो खड़े होंगे, उन्हें कैसी प्रतिक्रिया देनी है, किस तरीके से देनी है, और कहाँ पर वो मतलब क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, मतलब कहाँ बैठेंगे। जैसे नॉर्मली है कि अगर कोई भी डायलॉग वगैरह बोला जाता है किसी भी हीरो के द्वारा, तो उसे ये पता होता है कि मुझे कहाँ पर खड़े होकर ये डायलॉग बोलना है। सारी चीज़ें फिक्स होती हैं कि आप इस जगह खड़े होकर बोलोगे या इस जगह पर। तो पहले ही अगर रिहर्सल के दौरान ही उसे बता दिया जाए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ईज़ी होंगी और उसके लिए वो काफ़ी अच्छे से फिर वो एक्ट कर पाएगा। एक चीज़ दोस्तों यहाँ कहूँगा, थोड़ा-सा नोट्स हार्ड हैं, बट ये मत सोचिए कि आपको मतलब दिक्कत हो रही है। देखो, दिक्कत होगी लेकिन बस आप ये करिए जो मैं जब आपको समझा देता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स को तैयार कर लें। क्योंकि नोट्स हार्ड हैं, रियली में हार्ड है, और मैं हार्ड इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपको डरा रहा हूँ। जो बात सही है तो वो सही है। मैं कितना भी चिल्लाऊँ कि ये जो मैंने नोट्स दिखा रहे हैं आपको वो आसान भाषा में, भाई आसान भाषा में नहीं है। लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत नोट्स में चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर लें अपनी आसान भाषा में, ताकि आपको, क्योंकि ये नोट्स रटना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जितना कर पा रहे हैं उतना अच्छा है, बेस्ट है। और ये जो आप नोट्स बनाकर अगर अपना आंसर लिखोगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं, पास होगे 100%, अच्छे नंबर आएंगे। किस दृश्य के संयोजन और गति संयोजन में कितना समय लगेगा, यह नाटक की जटिलता, अभिनेताओं के कौशल पर निर्भर करता है।
देखो दोस्तों, अब कोई गतिविधि है, कोई डायलॉग बोलना है या कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसमें कितना समय लगेगा और क्या चीज़ें कैसे होंगी या वो कितनी जटिल हैं, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभिनेता के कौशल पर। मतलब ये कि कई बार हम देखते हैं कि कई जो नाटक वगैरह या जो कहानी है वो हार्ड है। हार्ड मतलब हकीकत में उस पर एक्टिंग कर पाना हार्ड है, लेकिन अगर जो अभिनेता काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर स्किल्स वगैरह भरी पड़ी हैं, तो वो उस अपने किरदारों को बखूबी निभाता है और काम जल्द से जल्द हो पाता है। ज़ाहिर-सी बात है। और कई बार ये भी देखते हैं कि कहानी अगर ज़्यादा ही हार्ड है तो अच्छे से अच्छे अभिनेता में अगर कौशल है तब भी वो टाइम ले लेते हैं अच्छी फ़िल्म बनाने में या पूरी तरह एक्टिंग करने में। तो ये कितना समय लगेगा किसी भी गतिविधि में, दृश्य से संबंधित यानी कि रंगमंच से संबंधित गतिविधि में कितना समय लगेगा, ये नाटक की जटिलता के ऊपर और अभिनेता के कौशल के ऊपर डिपेंड है। अगर अभिनेता ज़्यादा कौशलपूर्ण है, ज़्यादा अच्छा है और कहानी भी ज़्यादा आसान है, तो फ़िल्म हो गई या कोई भी नाटक है, कोई भी रंगमंच है, वो जल्दी हो पाएगा। किंतु पूरे नाटक के संतुलित अभ्यास का कार्यक्रम पहले तय हो जाना चाहिए। पहले चरण में आवश्यकता से अधिक समय और बाद के चरणों में हड़बड़ी में संयोजित करने का प्रयास नाटकीय प्रभाव में क्षतिकारक होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे जो नाटक था, नाटक का जो पूरा का पूरा अभ्यास का जो कार्यक्रम था, उसे पहले ही तय कर लेना चाहिए। मतलब समझिए, एक टाइम टेबल पहले बना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नहीं, देखो रंगमंच के तो यहाँ पे कई सारे चरण आपको बताए गए हैं। एक पूरी तरह रंगमंच तैयार करने के लिए यहाँ पे कई सारे अभ्यास के चरण बताए गए हैं कि किन-किन चरणों में आपको अभ्यास करना है, रिहर्सल करना है। लेकिन आपने अगर पहले ही चरण में, यहाँ पे रंगकर्मियों की बात हो रही है, अगर उन्होंने पहले ही चरण में ज़्यादा टाइम ले लिया और फिर बाद में वो कम समय रहेगा उनके पास और वो कम समय में हड़बड़ी में रिहर्सल रिहर्सल करेंगे, अपने काम को जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो नाटक होगा उसमें कई सारी क्षति आ जाएगी, मतलब उसमें कमियाँ विकसित हो जाएँगी। तो प्रयास यही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा समय लग जाए, ना ही बहुत कम समय लगे। ठीक है? मतलब हमें अच्छे से करना है लेकिन ज़्यादा समय भी नहीं लेना, ना ही बहुत कम। ऐसे रिहर्सल होना चाहिए पहले चरण में। तो यहाँ पे पहला चरण हो गया दोस्तों। पहले चरण में हमने कई सारी बातें करी। ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लास्ट में आप जब समझेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहला चरण चरण हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो पूर्व अभ्यास यानी कि रिहर्सल का दूसरा चरण। अभिनेता जितनी जल्दी स्क्रिप्ट अपने हाथ में लेना बंद करके अपने संवाद बोलना आरंभ करेगा, चरित्र का विकास उतना ही संभव होगा। तभी वह मंच उपकरणों का सही उपयोग करना भी सीख पाएगा। निर्देशक यह भी देखे कि अभिनेता अपने पात्र के चरित्र की बारीकियों को समझ पा रहा है या नहीं, तभी वह निर्देशक की व्याख्या के अनुकूल चरित्र को अपने अभिनय में यानी कि अपनी एक्टिंग में उतार पाएगा। अब ये रिहर्सल का अगर हम दूसरा चरण देखें तो ये उम्मीद करता है कि जो अभिनेता है ना, उसको अपने जो डायलॉग्स हैं वो अब मतलब मुँह ज़बानी उसे बोलना आरंभ कर देना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह ना सही लेकिन फिर भी, जैसे पहले स्टार्टिंग में पहले चरण में उसने स्क्रिप्ट को हाथ में लेकर एक जो किताब थी, जो वो पेज था जिस पर डायलॉग्स लिखे थे उसके लिए, उसको लेकर वो बार-बार पढ़ता था, याद करता था। लेकिन अब दूसरे चरण में ये उम्मीद है कि जो अ, अभिनेता होगा उसे ये चाहिए कि अब वो संवाद को बोलना शुरू कर दे बिना किसी स्क्रिप्ट के तहत ही। मतलब स्क्रिप्ट को हाथ में ना लें, स्क्रिप्ट तो बनी होगी, डायलॉग्स की जो स्क्रिप्ट है वो बनी रहेगी लेकिन फिर भी उसको हाथ में ना लेकर उसे याद हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और जितना जल्दी ये होगा उतना ही ज़्यादा ये माना जाएगा कि रिहर्सल ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है? उतना ही विकास संभव होगा। और इसी अगर अपना वो संवाद वगैरह में अच्छा हो पाएगा, स्क्रिप्ट वगैरह उसको याद हो पाएगी, तभी तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। आपको आपके डायलॉग्स पता हैं, तभी तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी आपके काम है वो कर पाओगे। तो यहाँ लिखा है मंच उपकरणों यानी कि मंच से संबंधित जो यानी कि जो एक्टिंग से संबंधित जो उपकरण वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप आसानी से यूज़ कर पाओगे जब आपको आपके डायलॉग्स वगैरह, आपका पूरा किरदार आपको याद होगा तो। निर्देशक यह भी देखे कि अभिनेता अपने पात्र की, और निर्देशक का भी ये कार्य है कि अभिनेता उसे देखना चाहिए कि जो अभिनेता हैं, क्या वो उन्हें जो भी कैरेक्टर दिया गया है, क्या वो उस कैरेक्टर में घुस चुके हैं या नहीं? मतलब अपने कैरेक्टर को समझ पाए हैं या नहीं, कि आपका क्या रोल है?
मतलब ये है कुल मिलाकर कि अगर आपसे कोई कुछ काम करा रहा है, मान लो आप अभिनेता हो, आप एक हीरो हो, आपसे कोई कुछ काम करा रहा है तो आपको पहले वो सारी बातें समझा दे। जैसे कि मान लो अगर मैं इस टीचर हूँ, तो मेरा ये काम बनता है कि अपने स्टूडेंट को मैं ये समझा दूँ कि जो आपका चैप्टर है वो मैं आपको समझा पाऊँ, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि क्या आप समझ पाए चैप्टर या नहीं। उसके लिए मुझे आपसे टेस्ट वगैरह लेने चाहिए, या मुझे अगर हम फेस टू फेस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी बेटर तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट समझ पा रहा है या बातों को या नहीं। तो ये चीज़ें हैं। उसी तरह निर्देशक का ये काम है कि निर्देशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभिनेता है क्या वो बारीकियों को समझ पाए हैं या नहीं। तभी वह निर्देशक की व्याख्या, और तभी तो निर्देशक जो बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो फिर एक्टिंग कर पाएगा। ये चीज़ें हैं। निर्देशक उसे अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। तीसरे चौथे सप्ताह तक यह स्थिति आ जानी चाहिए कि अभिनेता अपनी गतियों, संवादों एवं कार्य व्यापार के प्रति सहज हो जाए। संवादों के उतार चढ़ाव, घात प्रतिघात, लहजा, ध्वनि प्रक्षेप के साथ साथ संवादों का अभिप्रेत अर्थ और परस्पर संबंध भी स्पष्ट होने लगता है। हर अभिनेता के सामर्थ्य के अनुसार ही निर्देश देना उचित है। अब यहाँ पर निर्देशक का एक काम ये है कि रिहर्सल के दौरान, जो सेकंड चरण है उसके दौरान, रिहर्सल जो डायरेक्टर है उसका ये भी काम है कि उसको चाहिए कि जो अभिनेता हैं, जो किरदार मतलब जो व्यक्ति एक्टिंग कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, जो एक्टर्स वगैरह हैं, उनको अपनी खुद की प्रतिभा का भी उपयोग करने का थोड़ा एनकरेजमेंट दे उनको कि यार तुम कर सकते हो, तुम खुलकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल थोड़ा-सा ऐसा एहसास कराए कि वो खुलकर उस जो भी किरदार उनको मिला है वो उसमें अपने आप को ढाल पाएँ। ये नहीं कि निर्देशक ने 10 लाइन बोल दी कि आपको ऐसे-ऐसे करना है तो आपको ऐसे-ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पूरी, जब हम किसी चीज़ में पूरा घुसने की कोशिश करें, तो होता है ना कि हमारा खुद का एक बिहेवियर बन जाता है उसको लेकर, और हो सकता है कि वो निर्देशक की दिशा के अनुसार मतलब दिशा से भी ज़्यादा अच्छा हो। तो इसके लिए प्रेरित करना चाहिए अभिनेता को निर्देशक के द्वारा। और यही होना चाहिए कि तीसरे चौथे सप्ताह में, यानी कि लगभग 1 महीना जब बीत जाए, तो ये होना चाहिए कि जो अभिनेता है उसको अपने कार्य के बारे में काफ़ी अच्छे से ज्ञान हो जाना चाहिए। उसे अपने डायलॉग्स के बारे में, अपनी स्पीड के बारे में सारी चीज़ें उसको पता हो जानी चाहिए। एक रिहर्सल के दौरान उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कैसे उतार-चढ़ाव करना है, कैसे घात प्रतिघात करना है, कैसा उसका लहज़ा रखना है, कैसा आवाज़ होनी चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए स्पष्ट। ये यहाँ लिखा है कि सेकंड चरण में स्पष्ट होने लगता है, ये सारी चीज़ें। हो जाना भी चाहिए, और ये एक तरह से हमें बताता भी है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कभी-कभी उसे बिना टोके भी रिहर्सल चलने देनी चाहिए। जो निर्देशक है उसका काम है कि कभी-कभी उसे बिना किसी रोक-टोक के रिहर्सल को चलने देना चाहिए। अभिनेता को अलग से उसकी भूमिका समझाई जा सकती है, कमज़ोर अभिनेताओं को अलग से अभ्यास कराया जा सकता है। इसके अलावा कोई अभिनेता है तो उसको अलग से, आराम से, अलग से समझाया जा सकता है कि तुम ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, या कोई दूसरा कोई कमज़ोर अभिनेता है तो उसको अलग से अभ्यास कराया जा सकता है, प्रैक्टिस कराई जा सकती है। होता है ना, अब सभी लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब रिहर्सल कर रहे हैं एक्टिंग की, तो किसी फ़िल्म की या किसी नाटक की मतलब रिहर्सल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 4 लोग कर रहे हैं तो 4 में से 2 व्यक्ति कमज़ोर हों किसी अलग-अलग चीज़ में। कोई व्यक्ति डायलॉग में कमज़ोर है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है चलने के स्टाइल में कमज़ोर है, उसे नहीं पता कैसे चलना है, उसे नहीं पता कैसे चिल्लाना है, तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो अलग से साइड में बुलाकर या अलग से थोड़ा-सा सजेशन देकर निर्देशक उसे अभ्यास करा सकता है कि तुम्हें घर पर ये चीज़ें करनी हैं। अब आता है इसका तीसरा चरण। तो दूसरा चरण हमने देख लिया, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी यही कहूँगा कि साथ-साथ समझते चलें, जो-जो बातें समझ में आती हैं उनको अपनी थोड़ा-सा देखो, यहाँ के वर्ड्स भी यूज़ कर लो, जो कुछ हार्ड वर्ड है ना, इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। संवाद, गतियाँ, कार्य, व्यापार, इन शब्दों को तो आप यूज़ करना पड़ेगा आपको थोड़ा। बस हाँ, थोड़ा-सा बनाकर अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी भाषा का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आसान भाषा का मतलब बिल्कुल ही ऐसी भाषा लिख रहे हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट के वर्ड्स का ही प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रस्तुति हो गया, ये जो शब्द हैं ये याद करने पड़ेंगे, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। कुछ शब्द आपको लिखने हैं नोट्स के, बाकी आप अपने अपने हिसाब से उनको अरेंज करके लिख सकते हैं नोट्स।
अब तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरा चरण प्रस्तुति की समग्रता की ओर इशारा करता है। नाटक धीरे धीरे उभरने लगता है। संवाद, गतियों, कार्य, व्यापार सबके प्रति अभिनेता सहज होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, पहला चरण बीत गया, दूसरा चरण बीत गया, अब तीसरे चरण में जाहिर सी बात है जो अभिनेता वगैरह होते हैं वो अपने किरदार में आना शुरू कर देते हैं, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है इस समय तक। और तीसरे चरण में हम यही देखेंगे कि जो अभिनेता होते हैं, जो भी किरदार होते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति के अब के कोई सभी पात्र या कैरेक्टर अपनाए होते हैं, अब वो काफ़ी सहज हो जाते हैं अपने रोल को लेकर। अब वो उस रोल में ढलने लगते हैं, अपनी भूमिका को निभाने के लिए वो काफ़ी सहज हो जाते हैं, अब उनको आसान लगने लगता है। कई अंश सजीव लगने लगते हैं, मतलब यही है कि अब वो अपने नाटक में इतना इतना घुस जाते हैं अपने नाटक में, वो इतना ग्रहण कर लेते हैं अपने कैरेक्टर को, किसी भी चीज़ के किरदार को अपने अंदर इतना इतना ग्रहण कर लेते हैं कि अब वो सजीव लगने लगते हैं। जैसे कि मान लो राजा के ऊपर ही कोई फिल्म बन रही है, मान लो अशोक के ऊपर फिल्म बन रही है या अकबर के ऊपर फिल्म बन रही है, तो उसके जो डायलॉग्स वगैरह अगर कोई उसी को बोलने लगता है तो वो सजीव लगने लगता है कि भाई ये अकबर की तरह एक्टिंग कर रहा है, मतलब अकबर सा लग रहा है, कुछ अकबर जैसा लग रहा है। ये कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि हमने जब रामायण देखी है, तो अगर आप, वैसे तो सभी ने देखी होगी नॉर्मली, तो अगर आप रामायण देखोगे तो जो रामायण के राम हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो साफ साफ हमें लगता ही नहीं है कि वो कोई इंसान है। मतलब क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ऐसा कैरेक्टर अपनाया है अपने जो पूरी पूरी आप फिल्म कह लें या सीरीज़ कह लें, रामायण की जो पूरी की पूरी ये रामायण बनाई गई थी, इसमें जो राम का कैरेक्टर है, दूसरे लोगों का जो कैरेक्टर रहा है, आप देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई अलग व्यक्ति हैं, ये उसी के किरदार लगते हैं हमें लगता है कि वो राम ही हैं असली के। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो सजीव लगने लगते हैं, वो अपने जो भी उनको डायलॉग्स वगैरह दिए गए होते हैं, वो उसको काफ़ी अच्छे से ग्रहण कर चुके होते हैं। उन्हें पता चल जाता है तीसरे चरण तक अभ्यास में कि उन्हें कब रुकना है, कब शांत रहना है, कब तेज बोलना है, कब क्या चीज़ें करनी है। नाटक की दुनिया सामने दिखती है, तब निर्देशक को तय करना है कि नाटक की प्रस्तुति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब दोस्तों कहने का यही है कि तीसरे चरण में हम ये देखते हैं कि जो नाटक है ना वो सजीव लगने लगता है। मतलब ये रिहर्सल में हम देखते हैं कि जो किरदार वगैरह होते हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्टिंग में घुल मिल जाते हैं अपनी, और हमें लगता है कि हमारे सामने एक पूरी की पूरी फिल्म हकीकत में आ गई है, ऐसा लगने लगता है। आरंभ के 15 मिनटों की शुरुआत आक्रामक होनी चाहिए। निर्देशक देखे कि नाटक आरंभ होने के 15 मिनटों में दर्शक सांस रोक कर बैठा रहे, नाटक के पात्रों, घटनाओं और कार्य व्यापार के विषय में उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहे। तीसरे चरण में दोस्तों यही देखने का प्रयास किया जाता है कि नाटक का, देखो कोई रंगमंच है, कोई फिर नाटक जो हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं वो हैं, या कोई फिल्म है, या कुछ भी है। रंगमंच का मतलब जो नॉर्मली जो मंच पर जो नाटक वगैरह किया जाता है, तो वो हो सकता है, या कुछ भी दूसरे नाटक हो सकते हैं, तो निर्देशक का ये प्रयास होना चाहिए इस समय क्योंकि यहाँ पे रिहर्सल चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है, तो इस प्रैक्टिस के दौरान ये देख लेना चाहिए निर्देशक को कि अब यहाँ पर जो पूरी की पूरी एक्टिंग की जा रही है नाटक की, उसके जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं वो ऐसे होने चाहिए कि लोग उसको सुनते रहें, लोगों की जो सांस है वो लोग रोक कर बैठ जाएं। मतलब ये कि लोग उसमें घुस जाएं पूरी तरह कि अब क्या होगा, लोग मतलब सब कुछ भूल कर उस नाटक में ही घुस जाएं। और होता भी कई बार ऐसी फिल्में आ जाती हैं, अगर आप भूत की फिल्म देख लो तो आप देखोगे अगर कोई बहुत अच्छी मूवी है तो आपको लगेगा और आप उसी में घुस जाओगे कि अब क्या होगा, खुद एहसास कीजिए उसका। तो यहाँ पे उस निर्देशक को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग के 15 मिनट काफ़ी आक्रामक होने चाहिए। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहला इम्प्रेशन अगर स्टार्टिंग में अच्छा है तो लास्ट में भी अच्छा ही होगा। लोगों के अंदर ये धारणा भी बैठ जाती है, और स्टार्टिंग में ही बेकार है तो यकीन मानिए, आप स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ बेकार लगती है तो आप वो फिल्म छोड़ देंगे, मैक्सिमम यही होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप मान लो मैंने आपका पहला चैप्टर आपको अगर मैंने पढ़ा दिया, आपको पहला चैप्टर ही आपको समझ में आ गया कि पहले मैं कुछ आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो आप पहले चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर को भी नहीं देखोगे।
वो बात अलग है कि आप समझदार हो, कि आपको पता है कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट ही थोड़ा ऐसा है कि इसे यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। तो आप समझदार हो तो आप यहाँ पर देख रहे हो वीडियो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग ही बेकार होगी, स्टार्टिंग काफ़ी बेकार होगी तो दर्शक उसको देखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर निर्देशक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि नाटक में उत्सुकता जगाने वाली स्थिति का निर्माण नाटककार ने नहीं किया तो निर्देशक को अपनी कल्पना से उस स्थिति का निर्माण करना होगा। अब यहाँ पर ये बात है कि देखो, नाटककार कहानी लिखता है पूरी की पूरी, पर लेकिन डायरेक्टर का रोल होता है कि डायरेक्टर तय करेगा कि कहानियों किस तरह से दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, नाटककार ने कहानी लिखी है, लेकिन निर्देशक को पता है कि लोग इसे किस तरह से फील करेंगे। नाटक जो लिखता है वो तो पढ़ने के हिसाब से लिखता है कि मेरी कहानी जब कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा तो वह ऐसे-ऐसे सोचेगा, वो ऐसे-ऐसे डूब जाएगा मेरी कहानी में। लेकिन इसको निर्देशक को वो कहानी दिखानी है, लोगों को आँखों के सामने दृश्य दिखाना है। तो इसे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है नाटक। अब यहाँ पर इसे एक बात का ध्यान देना होता है कि अगर नाटककार ने कोई जिज्ञासा नहीं डाली है कहानी में तो निर्देशक को अपनी तरफ से, चाहे वो कल्पना करे चाहे कुछ भी करे, उसे उत्सुकता डालनी पड़ेगी कहानी में। एक्शन स्पीड खामोशी। एक्शन स्पीड खामोशी कुछ और ढूंढकर ऐसी स्थितियां निर्मित की जाएं अभिनेता और निर्देशक आरंभ में अतिरिक्त सजगता से और बाद में सहज होकर तय करें। मतलब ये है कि स्पीड होनी चाहिए आपकी कहानी में, एक्शन होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है होना चाहिए। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी बात है कि अभिनेता और निर्देशक को, जो अभिनेता है, जो एक्टर्स हैं, जो निर्देशक हैं, वो भी साथ में बैठकर सहजता से बात कर कर कुछ चीज़ें तय करें। क्योंकि देखो, कई बार होता है दोस्तों, एक ही इंसान में सब कुछ नहीं होता। ये नहीं कि निर्देशक है वो तो सब कुछ उसी के अंदर, सब कुछ वही जानता है। अब कई बार, अब बड़े-बड़े हीरो के नाम ले लो, अक्षय कुमार ले लो, शाहरुख खान ले लो, सलमान खान ले लो, अब बड़े-बड़े हीरो ले लो। अब ये लोग इतने समय से, मतलब एक्सपीरियंस इन लोगों के पास इतना है कि इतने समय से ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, फ़िल्म बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है यार कि ये नॉर्मल अभिनेता तो नहीं होंगे। वैसे मैंने सिर्फ हीरो के नाम लिए, मेन हीरो के, बाकी बहुत सारे किरदार हैं जो लंबे समय से एक्टिंग किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि उनको कुछ नहीं आता है। तो डायरेक्टर और अभिनेता को बातचीत करके कई सारी बातें तय करनी चाहिए। क्योंकि आप खुद एक समझदार हैं कि जो एक्टर्स हैं वो भी एक्सपीरियंसेबल होते हैं। अगर वो नए हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक्टर्स के पास भी ज्ञान हो सकता है। संवाद भावाभिव्यंजना भी भाव अभिव्यंजना का मतलब होता है अपने स्वभाव वगैरह को व्यक्त करना। संवाद भाव अभिव्यंजना भी महत्वपूर्ण है। कई बार पात्र दो स्तरों पर क्रियाशील या व्यक्तियों से एक साथ बात कर रहा हो, दो विभिन्न संवादों में स्पष्ट हो रटे हुए ढंग से संवाद ना बोले जाएं, अथवा तेजी से संवाद कहकर समाप्त करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना जरूरी है। हर पात्र के संवाद कहने की अलग शैली उभरे, वह दूसरे की शैली का अनुकरण या अनुसरण ना करने लगे। निर्देशक इस और सतर्क रहे। शब्दों के उच्चारण, स्पष्टता और प्रक्षेपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, ये भाव अभिव्यंजना। देखिए सिंपल है, भाव अभिव्यंजना संवाद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो निर्देशक है उसे कई सारी बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी लोग एक्टिंग कर रहे हैं नाटक के अंतर्गत, उनके बोलने का जो तरीका होगा वो एक, वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ नियम वगैरह हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे कि दो अलग अलग शैलियों में बोलना, कई बार दो अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ती है। आप देखेंगे कि एक ही फिल्म में एक ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से कई बार बात करता है, अपनी आवाज़ निकालता है। तो अलग अलग तरीके से जो वो बात कर रहा है, जो डायलॉग्स बोल रहा है, वो ऐसे बोले कि वो हकीकत में लगे कि वो कुछ बोल रहा है, ऐसा ना लगे कि उसने रटा हुआ है। या कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभिनेता डायलॉग्स वगैरह बोल रहा है तो वो बोलते समय ऐसा लगे कि हकीकत में वो बोल रहा है। और यहाँ पर कई बार सारी बातें हैं, जैसे कि समाप्त करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण। अब अपनी बात को तेज़ी से कहकर, पूरी तरह कहकर उसको समाप्त करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि वो फिर बोलता ही जाए। और जैसे कि
आप मतलब जैसे कि अब वो रुक बिल्कुल ही क्या कर रहा है कि अपनी बात जो डायलॉग्स हैं जो बिल्कुल 1 मिनट में बोलने थे उसके लिए वो व्यक्ति 2 मिनट लगा रहा है। तो ये चीज़ खत्म बेकार हो जाएगी, ये चीज़ नाटक को खराब करेगी। शब्दों का जो उच्चारण है, शब्दों की जो स्पष्टता है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्क्रिप्ट पर निशान लगाते जाएं, बाद में अभिनेताओं को उचित निर्देश देकर उक्त त्रुटियों को दूर करना चाहिए। मतलब जो भी कमी वगैरह रह गई है उसको दूर करने का एक तरीका है कि अपनी स्क्रिप्ट पर निशान लगाते जाएं। जो भी कमी लगती है बाद में उसे फिर डायरेक्टर के साथ ये और अभिनेता को डायरेक्टर के साथ मिलकर उसे दूर कर लेना चाहिए। संवादों यानी कि जो डायलॉग्स वगैरह बोले जा रहे हैं, जो बात कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रही है, उसका सही प्रयोग जितना आवश्यक है, विरामों और चुप्पियों का भी महत्व कम नहीं है। संवादों से कहीं सघन प्रभाव नाटकीय मौन अथवा 2 संवादों के बीच अंतराल का पड़ना स्वाभाविक है। बहुत सी बातें संवादों में अभिव्यक्त करना कठिन है। मौन के द्वारा यानी कि शांत रहकर चुप रहने के द्वारा उनका संप्रेषण संभव हो जाता है। 2 संवादों और शब्दों के बीच समय का कितना अंतराल होगा निर्देशकीय विवेक पर निर्भर करता है। ये निर्देशक तय करेगा कि 2 शब्दों या संवादों डायलॉग्स के बीच कितना मिनट का, कितना सेकंड का गैप होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह संवाद बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसी तरह बोलना जिस तरह से आवश्यक है, उसी तरह रुकना, विराम और चुप्पियाँ धारण करना भी अहम है, इम्पॉर्टेंट है। अब कितनी देर में आप रिप्लाई दे रहे हो, कितना आप शांत हो, रिप्लाई को नहीं दे रहे हो या जो कुछ भी बात को सुन रहे हो। कई बार शांत रहने से भी कई जो दर्शक होते हैं वो बात को समझ जाते हैं कि उसने कुछ नहीं बोला, उस हीरो ने, उसने ऐसी चीज़ की, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कर दिखा दिया चुपचाप। तो कई सारी चीज़ें इसमें अहम होती हैं। शांत रहना भी कई बार या मौन धारण कर लेना भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ बोलना ही नहीं। गिरना, नींद से जगना, मर कर गिरना, घायल होकर उठा कर ले जाना जैसी क्रियाओं का विशेष अभ्यास अपेक्षित है। अभिनेताओं की अनावश्यक क्रियाओं और आदतों पर भी रोक लगनी चाहिए। कमज़ोर पात्रों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें उभारना चाहिए। कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें जैसे कि किस तरह मान लो कई बार फ़िल्म वगैरह में दिखाते हैं कि एक व्यक्ति घायल होता है, तो घायल होकर उसे किस तरह गिरना है, उसे किस तरह से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसको कैसी सहायता दी जाएगी और किस तरह से एक व्यक्ति को जो कुछ अहम घटनाएँ हैं घटती हैं तो वो निभानी है। उससे संबंधित जो अभ्यास या जो रिहर्सल होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। वो अच्छे से रिहर्सल किया जाना चाहिए इन सब चीज़ों का। इसके अलावा अगर अभिनेताओं के अंदर कुछ आदतें वगैरह हैं, बेकार आदतें हैं जो कि ज़रूरत नहीं है एक्टिंग में, तो उसको हटा देना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही जो कमज़ोर पात्र हैं, जो कमज़ोर कैरेक्टर्स हैं, उनको उभारना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उन पर मेहनत करनी चाहिए। कई बार अच्छा अभिनेता भी किसी भूमिका के साथ उचित न्याय नहीं कर पाता। यहाँ पर अभिनेता को दोष दिया जा रहा है कि कई बार अच्छा अभिनेता भी किसी भूमिका को यानी कि किसी किरदार को सही से न्याय नहीं दे पाता, मतलब सही एक्टिंग नहीं कर पाता। ऐसा अतिरिक्त सावधानी अथवा पात्र को लेकर होने वाले तनाव के कारण हो सकता है। निर्देशक को उसे भूमिका के साथ सहज बनाने के विषय में सोच सकता है। मतलब दोस्तों देखो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिंग अच्छी नहीं हो पा रही, उसका मतलब है कि कई बार आप अतिरिक्त एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहे हो। थोड़ा कई बार क्या होता है ना कि हम अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल हम किसी कैरेक्टर में घुसने के लिए सिर्फ उसी के डायलॉग वगैरह बोल रहे हैं, थोड़ा रट जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि मशीन की तरह वो डायलॉग निकल रहे हैं, कोई मशीन बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरत ली, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान अपने डायलॉग्स में 19-20 तो कर सकता है। हर डायलॉग में नहीं, लेकिन पूरी फ़िल्म के बीच 1-2 डायलॉग है जब इंसान अपने मन से कुछ निकाल कर उसमें ऐड कर दे 1-2 वर्ड। तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक हैं, ठीक है? ये चीज़ें स्वाभाविक हैं और ये हो सकता है। लेकिन आप बिल्कुल सावधानी बरतते हुए एक-एक चीज़ सँभाल कर लेकर चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो मशीन बोल रही है, एक रोबोट की तरह काम हो रहा है, रटा-रटाया काम हो रहा है। पात्र को लेकर होने वाले तनाव कई बार तनाव वगैरह भी हो जाता है कि यार मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ या पात्र ऐसा था, जो है वो है, कई सारे तनाव हो सकते हैं।
तो इस कारण से भी कई बार अभिनेता अच्छा एक्ट नहीं कर पाते, अभिनय अच्छा नहीं कर पाते। तो निर्देशक को उसे आसान बनाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आरंभिक दृश्यों यानी कि शुरुआती दृश्यों के संयोजन पर खूब ध्यान दिया जाता है, किंतु बाद के दृश्य शिथिल हो जाते हैं। नाटक का ग्राफ गिरने ना पाए इस और विशेष ध्यान दिया जाए। टुकड़ों टुकड़ों में अभ्यास करने से सहजता आना प्रायः संभव नहीं होता। इसके लिए पूर्ण अभ्यास आवश्यक है। निर्देशक निरंतरता में बिना टोके अभ्यास होने दे। त्रुटियों को नोट करके बाद में अभिनेताओं को कमियों के बारे में सचेत करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कई कई बार क्या हो जाता है कि स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, दृश्य अच्छा होता है, लेकिन बाद में दृश्य को सही तरह से संयोजित नहीं किया जा सकता। जो दृश्य, जो भी रिहर्सल या जो भी एक्ट किया जाएगा असली में मंच पर, वो बाद में हो सकता है कि अच्छा ना लगे। तो स्टार्टिंग में अच्छा होने के साथ ही साथ बाद में भी वो अच्छा दिखे, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो नाटक का जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट जो ग्राफ है, वो मतलब यूँ गिरे ना, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता ही रहे, कम ना हो, या एक समान रहे इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन कम ना हो, गिरना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है अभी, चलो बंद करो टीवी, ऐसा ना हो। वैसे मैं टीवी बोल रहा हूँ क्योंकि हम तो टीवी देखते हैं, बाकी रंगमंच भी होते हैं हकीकत में, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे अगर आप यहाँ पे जो बुक है, यहाँ पे जो किताब मतलब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हकीकत में कोई नाटक देखेंगे तो उससे आप ज़्यादा से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। निर्देशक निरंतरता में, और यहाँ पे ये भी बात है कि जब अभ्यास होता है ना, तो उसे एक लंबा अभ्यास होना चाहिए, ताकि जैसे कि मान लो एक नाटक की तैयारी, स्कूल में कोई फंक्शन है, अब उसी के नाटक की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो नाटक लगातार, अगर 1 घंटे का नाटक है और आपने पहले चरण में, दूसरे चरण में काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, तो तीसरे चरण तक आते आते आपको हो सकता है कि पूरे नाटक की एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहीं पे कहा गया तीसरे चरण में कि टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा कर कर जो अभ्यास है वो सही सहज नहीं बन पाता, तो उसे होने देना चाहिए। एक लंबा अभ्यास हो जाए, ठीक है, होने देना चाहिए, निर्देशक को ऐसा रोकना नहीं चाहिए इसको। और अगर अभ्यास के दौरान, रिहर्सल के दौरान मान लो कोई व्यक्ति कुछ गलत कर देता है, एक्टिंग गलत कर देता है, तो यहाँ पर निर्देशक को उसे रोकना नहीं चाहिए। जो चल रहा है चलने दे, रिहर्सल पहले पूरा हो जाए, उसके बाद कमियों को बताए, ठीक है। जब रिहर्सल हो जाएगा उसके बाद बताए कि तुमने यहाँ पर ये वाली कमी की थी। आप देखते हैं जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो कई सारे जो कोच वगैरह हैं वो कई चीज़ें लिखते रहते हैं। कई सारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो कई सारी बातें लिखते रहते हैं। लिखने का मतलब क्या है, वो बता देंगे कि इस मिनट पर इस चीज़ पर आपने ऐसी बॉल आई थी और आपने ऐसे ऐसे कट किया था, जो कि सही नहीं था। अभिनेता अनावश्यक रूप से हरकतें या हलचल न करे। अब ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिहर्सल के दौरान ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब रिहर्सल में अगर आप ओवर एक्टिंग कर लोगे तो हो सकता है आगे भी करो, इसलिए थर्ड चरण में ये सारी सावधानियां बरती जाती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों चौथा चरण प्रदर्शन पूर्व अभ्यास और प्रदर्शन। अब इसे समझिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रदर्शन पूर्व अभ्यास के लिए निर्देशक अलग से समय निकाल कर विशेषज्ञों के साथ वेशभूषा, रूप सज्जा और दृश्य बंध के डिजाइन के बारे में विमर्श कर सकता है। प्रदर्शन से 1 सप्ताह पूर्व यदि दृश्य बंध खड़ा कर दिया जाए तो अभिनेताओं को इसके सही उपयोग का अभ्यास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि देखो, ये चीज़ें जो आज हम फिल्म वगैरह देखते हैं उस पर पूरी तरह लागू होती हैं, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें पूरी तरह अगर बात करें तो जो हम कॉलेज वगैरह हो गया या स्कूल वगैरह में जो नाटक वगैरह आयोजित किए जाते हैं, या हकीकत में रामलीला होती है, रासलीला के जो नाटक हैं, या दूसरे जो रामायण वगैरह कथाओं से संबंधित जो नाटक वगैरह मंच पर किए जाते हैं, या कोई भी नाटक हो सकता है, तो ये वाली चीज़ें उससे ज़्यादा मैच करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम फिल्म की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा है प्रदर्शन से 1 सप्ताह पूर्व यदि दृश्य बंद खड़ा कर दिया जाए। अब 1 सप्ताह पूर्व आप पूरी की पूरी फिल्म की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग जगह शूटिंग होती है। हाँ, हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर सकते हो, एक ही जगह पर आप अपने कैरेक्टर को दोबारा से समझ सकते हो, एक बार दोबारा से अभ्यास कर सकते हो। लेकिन पूरी 3 घंटे की जो फिल्म होती है, कहने को तो वो 3 घंटे की है, लेकिन उसकी शूटिंग अलग अलग स्थानों पर होती है, तो आप 1 सप्ताह में कैसे कर सकते हो पूरा। तो ये चीज़ें थोड़ी अलग भी हैं, लेकिन फिर भी आप फिल्म का उदाहरण लेकर या दूसरे रंगमंच का उदाहरण लेकर आप इसे समझिए।
दोस्तों अगर हम इसके मतलब को समझें चौथे चरण की, तो इसका मतलब है चौथे चरण में ये होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे विचार विमर्श किया जाता है। चौथे चरण में ये कुछ चीज़ें जैसे कि लास्ट में एक बार देखो रिहर्सल वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब भी अगर कोई चेंज करना है, जो बहुत बड़े-बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं रंगमंच से संबंधित, उनसे थोड़ी-सी एक तरह से परामर्श वगैरह या एक तरह से थोड़ी-सी सहायता ले ली जाती है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी लग रही है रंगमंच के अंतर्गत, तो उसमें सुधार किया जा सके। जैसे कि मान लो कॉस्ट्यूम वगैरह यानी कि वेशभूषा वगैरह को लेकर या मेकअप वगैरह को लेकर कोई कमी है, तो इन विशेषज्ञों के द्वारा इस पर सलाह दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो अलग से समय निकाल कर विशेषज्ञों से बातचीत करता है, सलाह वगैरह लेता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं चौथे चरण में, और ये इतना ही है, बड़ा नहीं है। चौथे चरण में ये इतना ही है, ठीक है? वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तो यहीं तक हो गई ना, 3 चरणों में ही हमने कई सारी प्रैक्टिस कर ली, 3 चरणों में ही रिहर्सल काफ़ी हो गया। अब कितना रिहर्सल करेंगे ये लोग? तो चौथे चरण में इतना ही है, हो गया बस। विमर्श होता है, विचार विमर्श, यही मेन चीज़ थी। तो जहाँ तक दोस्तों हमने पूरी तरह अपने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। आपका जो पूरा चैप्टर था, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर बन गया ये, काफ़ी एक लंबा चैप्टर से आप कह सकते हैं। तो प्लीज़ आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, तो यही कहूँगा कि एक बार आप वीडियो को और देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहली बार में कुछ समझ नहीं आता। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।